हेलो एवरीवन। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं, 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 होगा बच्चों एसिड, दूसरा पार्ट होगा बेसिस और थर्ड पार्ट में हम करेंगे सॉल्ट्स को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट नंबर फर्स्ट। तो हम आज एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे फुल। तो व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स बच्चों? एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच आर शावर इन टेस्ट, जो शावर होंगे टेस्ट में, और विच कंटेन एच पॉजिटिव आयन, या फिर वो क्या कंटेन करते हो, एच पॉजिटिव आयन। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। ये एसिड की बहुत पुरानी डेफिनेशन है। और एसिड को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम? एसिड आर दोज कंपाउंड्स विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन ओनली द पॉजिटिव आयन। जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस प्रोड्यूस करेगा और वो पॉजिटिव आयंस होंगे। कौन से होंगे? मेनली हाइड्रोनियम आयंस विल बी देयर। तो आपके लिए बच्चों बहुत जरूरी है आप हाइड्रोनियम आयंस को जान लो। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोनियम आयन? एक्चुअली हाइड्रोनियम आयन इज अ हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन। इट इज द हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन बिकॉज दिस H पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ये स्टेबल नहीं होता, तो it will combine with the water molecule and form the hydronium ion. That's why it is known as the hydronium ion is known as the hydrated hydrogen ion, क्योंकि ये hydrated है, hydrated hydrogen ion। अब बच्चों हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोनियम आयन को, इधर H3O पॉजिटिव और वी कैन राइट OH3 पॉजिटिव। हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। रीजन ये है कि H पॉजिटिव के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लेकिन हम सिंपलिसिटी में इसको ऐसे लिखते हैं। और जब हम फॉर एग्जांपल इफ यू विल शो कि व्हेन एनी एसिड डिसॉल्व इन वाटर लाइक HCl, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, when we will dissolve this acid into the water, what will happen? It will give out H positive plus Cl negative। तो बच्चों यहाँ पे हमने हाइड्रोनियम आयन नहीं दिखाया। अगर हम चाहे H3O पॉजिटिव शो कर सकते हैं प्लस H2O दिखा के इसमें, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम सीधा H ही दिखा देते हैं। तो हर एक एसिड में जैसे हमने पहले जो किया था कि हर एक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव आयन। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? यहाँ तक आपको डेफिनेशन पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एसिड, और आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोनियम आयन, या आपसे क्वेश्चन कर ले बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो बार बार आ जाता है कि हाइड्रोजन आयन के बारे में पूछेगा। वो आपसे पूछेगा नेम द कॉमन आयंस प्रेजेंट इन ऑल एसिड। तो H पॉजिटिव आयन इज द कॉमन आयन प्रेजेंट इन ऑल एसिड्स। सो लाइक दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। नेक्स्ट जो है बच्चों हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो वी कैन क्लासिफाई द एसिड्स ऑन द बेस ऑफ देयर सोर्सेज। किस सोर्स से वो ऑब्टेन हुआ है, ऑन द बेस ऑफ दिस वन वी कैन क्लासिफाई द एसिड इन 2 टाइप्स। नंबर 1 ऑर्गेनिक एसिड्स और नंबर 2 इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, बट इनऑर्गेनिक एसिड आर द एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स। Carbon is the one of the element which will be present definitely in organic acid, so it contain carbon atoms और it do not contain the carbon atom। इसमें जनरली कार्बन एटम्स नहीं होते, जरूरी नहीं है। एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों हम। ऑक्सालिक एसिड COOH एंड फॉर्मिक एसिड आर द एग्जांपल। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं मेनली बच्चों को क्या होते हैं, वीक ही एसिड होते हैं। तो इन द बुक इट इज अ टेबल इज गिवन, a table is given to you. In this table some naturally occurring acids are given. So what they are going to ask, they will ask you in vinegar which acid is present, या फिर आपसे पूछ ले कि एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 38। तो आप उसको ढंग से रिवाइज कर लें, विच वॉज इन 7th 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो, तो आपको पूछ लेंगे नेचुरली अकरिंग किस में क्या प्रेजेंट है। तो दिस यू नीड टू लर्न इट प्रॉपरली। एंड सेकेंड वन इनऑर्गेनिक एसिड, यू आर अवेयर अबाउट दिस वन, 7th में किया था आपने कि इनऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, और ये एग्जांपल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये जितने भी फर्स्ट 3 हैं ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो H2CO3 है इट इज अ वीक एसिड। तो बच्चों एक तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको वो पूछेंगे कि जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड,
carbonic acid is used, this carbonic acid is generally used in the soft drinks. Why it is so? तो आपसे आप आंसर करोगे, it is a weak mineral acid and contain ions as well as molecule, so and it is non corrosive in nature. ये इतना weak होता है कि इसका नेचर भी corrosive नहीं होता. That's why it is used in the soft drinks. That's why it is used in the. One more thing children, inorganic acid को हम और दो टाइप में बांट सकते हैं, which contain oxygen. अब यहाँ पे इन तीनों एसिड में क्या है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, तो इन एसिड्स को हम बोल देंगे ऑक्सी एसिड. तो एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड, चाहे वो फिर ऑर्गेनिक भी क्यों ना हो. और विच डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड. एक्चुअली विच कंटेन हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रा एसिड. So like this we can classify it into oxy acid and hydra acid. Classification children we will do on the base of basicity. So first of all we need to define the basicity. What is basicity? Basicity is defined as the number of hydronium ion produced when one molecule of an acid dissolve into the water. जब किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करेंगे और वो एक मॉलिक्यूल जितने भी H3O पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो उसकी बेसिसिटी बोला जाएगा. अब अगर एक जो है वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है तो जो एसिड है उसको मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोबेसिक एसिड? मोनोबेसिक एसिड आर दोज एसिड व्हिच प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस एसिड डिसॉल्व इनटू द वाटर. मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं बच्चों मोनोबेसिक के, जैसे HCl व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन, HNO3 when dissolved in water produce one hydronium ion. और ऐसा देख भी पा रहे होंगे जितने हाइड्रोजन इनके अंदर प्रेजेंट है उतनी ही उसकी बेसिसिटी आ रही है, बट इट इज बाई चांस. आगे देखते हैं, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, इट ऑल्सो प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. लेकिन आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन आयन तो इसमें ज्यादा है, 3+1 4 हाइड्रोजन एटम्स है, सॉरी नॉट आयन, 4 हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहे हैं. लेकिन ये क्या है, ये मोनोबेसिक एसिड है. व्हाई इट इज सो? इनके केस में तो जितने हाइड्रोजन आयन आइटम्स थे वो आयंस की फॉर्म में बाहर आके जब डिसॉल्व किया. लेकिन इसके केस में क्या है, हाइड्रोजन एटम तो यहाँ पे आपको 4 दिखते हैं, लेकिन इसकी बेसिसिटी कितनी है बच्चों, 1 है. लेकिन इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1 हुई बच्चों. ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वन? मैं आपको ढंग से बता दूं कि आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एसिटिक एसिड. व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, दे आर गोइंग टू आस्क यू कि एसिटिक एसिड कंटेन 4 हाइड्रोजन एटम बट इट इज मोनोबेसिक इन नेचर. एक्सप्लेन व्हाई. ये मोनोबेसिक एसिड है लेकिन कंटेन करता है 4 हाइड्रोजन एटम, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको समझा दूं बच्चों, ध्यान से देखो. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेसेबल. रीजन क्या है बच्चों? ओनली 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेसेबल. सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल है. ऐसा क्यों है मैं आपको ढंग से बता दूं. क्योंकि यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन तो क्या है, आयनिक बॉन्डिंग में है, लेकिन जो ये 3 हाइड्रोजन एटम है जो कार्बन के साथ इन्वॉल्व हैं, जो किसके साथ लगे बच्चों, कार्बन के साथ लगे हैं. कार्बन में और इन बचे हुए 3 हाइड्रोजन एटम में जो कार्बन के साथ लगे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग है. और आपको पता है आयोनाइजेशन किसकी हो सकती है, अगर बॉन्ड आयनिक हो. तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन में और इस हाइड्रोजन जो एक हाइड्रोजन एटम है बाद वाला, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्डिंग है. इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन क्या हो सकता है, आयन की फॉर्म में आयोनाइज हो सकता है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. लेकिन जो हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ प्रेजेंट है दे विल नॉट आयोनाइज. रीजन बिकॉज दे आर कोवलेंट इन नेचर, तो वो आयोनाइज हो ही नहीं सकते. इसीलिए क्या होता है, एसिटिक एसिड इज मोनोबेसिक इन नेचर. अगर दूसरा बात करें हम बच्चों डायाबेसिक एसिड्स. डायाबेसिक एसिड क्या होते हैं, इन विच वन जो एक मॉलिक्यूल होगा एसिड का अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा.
सेम यू कैन सी H2SO4 या H2CO3 डिजोल्व होंगे तो 2 हाइड्रोनियम आयन निकलेंगे बाहर, ये दिख भी रहा है इसके फॉर्मूले से। सो फॉस्फोरस एसिड बच्चों, इन केस ऑफ फॉस्फोरस एसिड इफ यू विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आपको मिलेगा P डबल बॉन्ड O, OH, OH and H. If you will see the structure, you can see out of these 3 hydrogen atom, these 2 hydrogen atom are replaceable, क्योंकि H के बीच में और O के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है, लेकिन ये H डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा है, P के साथ जुड़ा है विद अ कोवलेंट बॉन्ड, इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस दिस हाइड्रोजन एटम, लेकिन इन हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस कर सकते हैं, या व्हेन डिसॉल्व वाटर दे विल गेट आयोनाइज्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है इनके अंदर। सो फॉस्फोरस एसिड ऑल्सो इट इज डायाबेसिक इन नेचर, दिखा आपको 3 रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम आर 3, बट इफ यू विल सी द स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा ओनली 2 हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेसेबल। तो बच्चों आपको यही 2 क्वेश्चन पूछ सकता है बेस्ड ऑन एसिटिक एसिड एंड बेस्ड ऑन फॉस्फोरस एसिड, के ये एक्सेप्शनल केसेस है तो एग्जामिनर फेवरेट भी हैं, बार बार पूछे जाते हैं आपसे। और बच्चों आपसे नेक्स्ट ट्रायाबेसिक एसिड, these are those acids which when dissolved in water produce 3 hydronium ion, और एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। देखो ध्यान से देखो, फॉस्फोरिक एसिड ट्रायाबेसिक है लेकिन फॉस्फोरस एसिड डायाबेसिक है, लेकिन दोनों में ही हाइड्रोजन एटम क्या है, 3 है, लेकिन ऑक्सीजन में फर्क है। फॉस्फोरिक एसिड कंटेन 4 ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम है, 3, तो दिस इज डायाबेसिक एंड दिस इज ट्रायाबेसिक। इसी तरह टेट्राबेसिक एसिड हो सकते हैं बच्चों एंड सो ऑन। तो वह एक और चीज़ है जो आपसे बेसिकली पूछी जाती है इन द केस ऑफ बेसिसिटी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू चिल्ड्रन, दे विल गिव यू एनी एसिड, डायाबेसिक और ट्रायाबेसिक। आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ट्रायाबेसिक एसिड। He will give you triabacic acid and will ask when triabacic acid get ionized, it ionizes in the 3 steps. तो they will ask you to write these 3 steps. तो what will happen children, जब ये ionize होगा तो you know when any acid, one molecule of an acid when dissolved in water, तो वो ionize हो जाता है because it is triabacic, ये तो 3 स्टेप में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोस्फोरिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इनटू द वाटर क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन निकलेगा और बचेगा क्या, H2PO4 नेगेटिव। मैंने नेगेटिव क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि इसका H पॉजिटिव निकल गया, H निकल गया तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर बच गया। तो H3 वो H पॉजिटिव क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो क्या होगा, इक्वेशन क्या होगी, H3PO4 प्लस वाटर गोज टू H3O पॉजिटिव, वो जो H पॉजिटिव लूज किया इसने इसको एसिड ने, वो किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। फिर क्या होगा बच्चों, जो ये बचा हुआ है H2PO4 फर्दर ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, लूज करेगा, क्या बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस PO4 2 नेगेटिव। और ये स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा, यही कंपाउंड फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और फिर जो H2O पॉजिटिव है यहाँ से एक H पॉजिटिव को क्या कर जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। इस तरह से बच्चों आप देख पा रहे हो, दिस टेक प्लेस इन द 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप से आप स्टार्ट कर दो, जितनी बार आप हाइड्रोनियम आयन निकालोगे, जितनी बेसिसिटी है उतने ही स्टेप बनेंगे, उतने ही हाइड्रोनियम आयन निकलेंगे। मैंने बच्चों ओवरऑल इक्वेशन लिखी है, कैसे कर सकते हो आप, 3 स्टेप्स लिख चुके हो। फिर उसके बाद क्या करोगे, दोनों साइड जो चीजें आई हैं उसको कैंसिल आउट कर दो, ये इस साइड भी है, ये इस साइड भी है, इधर से कैंसिल आउट किया इसके साथ और ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, इधर क्या बचा H3PO4, इधर क्या बचा 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इधर 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोनियम आयन, 3 आयंस हाइड्रोनियम आयन आयंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PO4 2 नेगेटिव बच्चों, बाकी तो सारा कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन होगी H3PO4 प्लस 3H2O गोज टू 3H3PO पॉजिटिव एंड PO4 2 नेगेटिव। इस तरह से आपको किसी भी एसिड को देके उसकी बेसिसिटी के हिसाब से स्टेप्स पूछ सकते हैं, उसकी आयोनाइजेशन पूछ सकते हैं आपसे। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है बच्चों, वो आपसे पूछ लेंगे, जो ट्रायाबेसिक एसिड होते हैं दे प्रोड्यूस 2 एसिडिक सॉल्ट, उनमें कैपेसिटी होती है 2 एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस करने की एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट, 1 नॉर्मल सॉल्ट। तो बच्चों या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कि एन एसिड विच प्रोड्यूस 2 एसिडिक सॉल्ट एंड 1 नॉर्मल सॉल्ट,
विद एनी मेटेलिक आयन, तो उस कैसे होंगे वो, व्हाट विल बी द बेसिसिटी, तो वो ट्राई बेसिक होगा बच्चों। या फिर आपसे पूछ ले कि ट्राया बेसिक एसिड की स्पेशलिटी क्या होती है, टू एसिडिक सॉल्ट, कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो ये पार्शियली रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एटम है, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन अगर किसी मेटल के साथ मिल जाए, मेटल यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे, मान लो सोडियम रिप्लेस कर दे इस हाइड्रोजन को, तो जो सोल्ट बनेगा एसिडिक होगा। रीजन, क्योंकि उसमें एक H एटम तो प्रेजेंट होगा ना, एक H को ही रिप्लेस करेगा। इसी तरह से इसमें से भी ऐसा ही कर सकता था, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर सकता था, लेकिन अगर इसमें से करेगा एक हाइड्रोजन रिप्लेस तो बचेगा नहीं, वो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। तो इससे और इससे तो क्या बनेंगे, एसिडिक सॉल्ट, और इससे क्या बनेगा, जब रिप्लेसमेंट होगी तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। तो इस तरह से बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेस्ड ऑन द बेसिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस चिल्ड्रन, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो बेसिक नॉलेज है आपका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हम किसी एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोले और डाइल्यूट एसिड बोले तो इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसको वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड में लेना स्टार्ट कर देते हैं कि जो भी कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो डाइल्यूट एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। पर ये टर्म स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होती बच्चों। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है, आपको पता है एसिड में क्या होता है, एसिड डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर। तो जब कंसनट्रेटेड एसिड बोला जाता है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है। लेकिन अगर हम बोले डाइल्यूट एसिड, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उस एसिड में वाटर का जो अमाउंट है वो लार्ज होता है, वो ज़्यादा होता है, मोर होता है। इससे ज़्यादा इसका मतलब नहीं होता, ये स्ट्रेंथ से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। जो कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड वो सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड को बताते हैं, ना कि उसकी स्ट्रेंथ को। तो आपको कैसे पता चलेगा बच्चों कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? मैं बता चुका हूँ, वाटर के अमाउंट से कोई लेना देना नहीं है, वाटर के अमाउंट से कोई भी लेना देना नहीं है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन जो H3O पॉजिटिव आयन अगर ज़्यादा होंगे, मोर होंगे सॉल्यूशन के अंदर, इन सॉल्यूशन, अगर वाटर को उसको एसिड को डिसॉल्व करें वाटर में और हाइड्रोजन आयन की जो संख्या है, मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा से, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे तो एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग। इफ नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन अगर लेस होंगे, कम होंगे, तो वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। अगर एग्जाम्पल ले ले, हम कंपेयर कर ले सिंप्लिसिटी के लिए, अगर मैं लिखूँ डाइल्यूट HCl और मैं कंपेयर करूँ डाइल्यूट HCl को कंसंट्रेटेड कार्बोनिक एसिड H2CO3, अब इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों? अभी भी यही स्ट्रॉन्ग रहेगा, HCl ही स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? आप कुछ बच्चे डाइल्यूट इसके आगे लिखा देख के इसको क्या बोल देते हैं, वीक, और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। मैं बता चुका हूं आपको, डाइल्यूट का और कंसंट्रेटेड का सिर्फ मतलब वाटर से होता है, वाटर इज प्रेजेंट लेस और मोर अमाउंट। स्ट्रेंथ के बारे में वो नहीं बताते। यहाँ पे डाइल्यूट होने के बावजूद भी HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये डाइल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है H3O पॉजिटिव आयन की मात्रा पे। जो एसिड स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगा और वीक है वीक ही रहेगा, चाहे उसकी फॉर्म कंसंट्रेटेड हो या चाहे उसकी फॉर्म डाइल्यूट हो। आई थिंक यू आर गेटिंग मी। तो बच्चों हम स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। तो स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करेगी, जैसा कि मैंने बताया कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर ज़्यादा होते हैं तो स्ट्रॉन्ग होगा, कम होते हैं तो वीक होगा। अब हम स्ट्रेंथ को ढंग से बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड करती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे, मतलब एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन पे, और जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। तो हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला कर सकते हैं इसके लिए, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एक्वा सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन में कितने मॉलिक्यूल उस एसिड के प्रेजेंट थे और उनमें से कितने टूट गए, उसकी जो रेशियो होगी वो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगी मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम ऐसा करके अल्फा निकालेंगे, इफ अल्फा परसेंटेज निकाल दी हमने, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 30%, अगर अल्फा 30% से ज्यादा आता है तो
तो बच्चों वो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर अल्फा 30% से नीचे आता है, कम आता है, तो जो एसिड होगा बच्चों वो कैसा एसिड होगा, वीक एसिड। जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्टेट। आपको पता होगा बच्चों जो एसिड्स है वो दो स्टेट में पाए जाते हैं, या तो सॉलिड स्टेट में या फिर लिक्विड स्टेट में। तो इम्पॉर्टेंट ये है, आपको शायद लिक्विड का तो पता था, सॉलिड में भी पाए जाते हैं, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में नहीं होगा, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। 4-5 एसिड आपको याद रखने हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे बोरिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, या फिर हम बात करें अपने टार्टरिक एसिड हो सकता है, या फिर सिट्रिक एसिड है, या फोस्फोरिक एसिड है। ये कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो बाकी के सारे लिक्विड स्टेट में होते हैं, जितने भी बच गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बात करें निट्रिक एसिड, वो सब लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट बच्चों, टेस्ट कैसा होता है। किसी भी एसिड का जो टेस्ट है वो श्योर होगा, और श्योर टेस्ट आपको पता है, पहले भी बताया था ये। कुछ मिनरल एसिड है उनको हमें टेस्ट करना ही नहीं चाहिए, शुड नॉट बी टेस्टेड। रीजन बिकॉज दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। तो हमारे लिए क्या होगा, वो फैटल होगा अगर हम उसको टेस्ट करेंगे। सो इट शुड नॉट बी, दीज शुड नॉट बी टेस्टेड। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इफेक्ट ऑन द स्किन, स्किन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम पर्टिकुलर कुछ एसिड्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे H2SO4 वो क्या करेगा, चार्ज द स्किन ब्लैक, स्किन को क्या कर देगा जी, वो ब्लैक कर देगा। वैसे तो सारे के सारे क्या होते हैं, जो हाईली कोरोसिव होते हैं ना, दे कॉज पेनफुल बर्न एंड ब्लिस्टर। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है बच्चों, आपको क्या इफेक्ट होगा स्किन पे। अगर एक एसिड हाईली कोरोसिव है तो ये चीजें करेगा, वो कॉज करेगा पेनफुल बर्न और ब्लिस्टर। अब एक एक करके पढ़ रहे हैं हम। H2SO4 कैसे कर देगा स्किन को, चार्ज द स्किन ब्लैक। HNO3 कैसे कर देगा, येलो। HCl कैसे कर देगा, एम्बर कलर दे देगा जब ये बर्न करेगा तो। लेकिन जो H2CO3 या जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है बच्चों, वो ना तो कोरोसिव नेचर के होते और ना ही वो बर्न कॉज करते। हमने तो पहले पढ़ा भी है कि जो H2CO3 है उसको हम यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में। क्यों यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक में, क्योंकि वो कोरोसिव नेचर का नहीं होता, नॉन कोरोसिव नेचर का होता है, इसलिए इसको कोल्ड ड्रिंक्स में यूज करते हैं। चौथी बात आती है बच्चों इंडिकेटर की, कि इंडिकेटर पे क्या असर डालेगा कोई भी एसिड। क्या करेगा बच्चों, लिटमस को क्या कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा एसिड। या फिर अगला इंडिकेटर ले ले मिथाइल ओरियंस, वो क्या कर देगा, ऑरेंज कलर होता है उसका, ऑरेंज को पिंक कर देगा। लेकिन बच्चों फेनोल्फेथलीन जो थर्ड टाइप का इंडिकेटर होता है उसको कोई असर नहीं डालेगा, इट विल रिमेन कलरलेस, नो इफेक्ट। नेक्स्ट बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। यू नो चिल्ड्रन, आपने लोअर क्लासेस में भी किया होगा कि जो एक्टिव मेटल्स होती हैं वो डिस्प्लेस कर देती है हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड, या किसी भी फ्रॉम द वाटर एज वेल। तो एक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। जैसे एग्जांपल आई हैव टेकन, मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, क्या बना दिया, MgCl2 + S2। तो ये व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज चिल्ड्रन, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, क्या बना दिया, जिंक क्लोराइड + S2। नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, रिएक्शन विद द बेसिस। बेसिस के साथ रिएक्शन भी अगर होगी, एसिड प्लस बेस गोज टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये बड़ी कॉमन है, इसमें कोई एक्सेप्शनल केसेस भी नहीं है। अब हम बच्चों पहले वाले रिएक्शन को ढंग से स्टडी करेंगे कि क्या एक्टिविटी सीरीज में दी हुई सभी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है किसी एसिड से, और ये भी स्टडी करेंगे क्या सभी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा सकता है मेटल द्वारा। तो लेट्स सी दिस वन। बच्चों ध्यान दो, जो पहली 3 मेटल्स हैं, पहली रिएक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल इन द एक्टिविटी सीरीज, जो फर्स्ट 3 मेटल्स हैं, they will react, they can displace hydrogen but they will react explosively। इतना ज़्यादा explosively react करेंगी वो कि it is not easy to control the reaction। इसीलिए जब आप यूज़ करोगे रिएक्शन लिखने का तो आप मॉडरेट मेटल ही यूज़ करोगे, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट वन बच्चों, क्या सभी मेटल से सभी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा सकता है। आपने देख लिया HCl यूज कर सकते हैं हम इक्वेशन में, लिया H2SO4 यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या HNO3 को यूज कर सकते हैं, नहीं बच्चों, इन द प्रिपरेशन वी कैन नॉट यूज। अगर हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन। बच्चों आप क्या बोलोगे कि जो नाइट्रिक एसिड है इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन इनटू वाटर। बच्चों क्या करता है ये, जो हाइड्रोजन वहां पे निकलेगी रिएक्शन से उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, वापस वाटर बना देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड की तो बन गया क्या, वाटर बन गया। अब वो क्योंकि हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा तो अपना जो पर्पस है रिएक्शन का हाइड्रोजन प्रिपेयर करने का वो तो डिफीट हो गया, वो तो हुआ ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि HNO3 को हम यूज नहीं करते इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस टॉपिक का, एंड ये एग्जामिनर फेवरेट भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। एक और बात है बच्चों, क्या इज इट पॉसिबल कि टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन बाय एनी मेथड। एक काम हो सकता है कि दो मेटल्स ऐसी हैं जो HNO3 से भी क्या निकाल सकती हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकती हैं, वो है Mg एंड Mn। लेकिन एक कंडीशन रहेगी बच्चों, वहाँ पे HNO3 कितना होना चाहिए, 1% कंसनट्रेटेड होना चाहिए। अगर 1% कंसनट्रेटेड होगा तो ही Mn और Mg हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगी। रिएक्शन आप इजीली लिख लोगे क्योंकि वो सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन द सॉल्ट। अगर कोई एसिड किसी सॉल्ट के ऊपर एक्ट करता है, सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, उस पर एक्शन करता है, तो होगा क्या बच्चों, इसके लिए जरूरी है आप जान लो कुछ बेसिक चीज़ें, आप जान लो। वो बेसिक चीज़ें क्या होगी, अगर कोई भी एसिड किसी सॉल्ट के ऊपर रिएक्ट करता है, सॉल्ट के ऊपर एक्शन करता है, तो सॉल्ट क्या करेगा, या तो सॉल्ट बहुत 4-5 तरह के हो सकते हैं, आपको पता है। किसी भी सॉल्ट को उसके नेगेटिव रेडिकल से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉल्ट कार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा, सल्फाइट होगा, या सल्फाइड होगा, या नाइट्रेट होगा। कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए। अगर कोई एसिड किसी कार्बोनेट पे रिएक्ट करेगा तो दूसरा सॉल्ट बनेगा, लेकिन आपको सिंपलिसिटी के लिए याद क्या रखना है कि जब कार्बोनेट पे ऊपर एसिड रिएक्ट करेगा तो 2 बाई प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बाई प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। कौन से भाई, जब भी कार्बोनेट टूटेगा किसके एक्शन से, एसिड के एक्शन से, वो 2 चीजें जरूर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर सल्फेट टूटेगा तो क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर सल्फाइड टूटेगा तो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी एसिड के एक्शन से सल्फाइड टूटता है तो H2S गैस बाहर निकालता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। लेकिन अगर एक नाइट्रेट टूटेगा किसी एक्शन ऑफ एसिड से तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकालेगा। बच्चों अगर ये बाई प्रोडक्ट आप याद रख लेते हो तो आपके लिए रिएक्शन का लिखना बहुत ईजी होता है। चलो हम ट्राई करते हैं 2-3 रिएक्शंस। तो रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गोज टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। बच्चों किसी भी रिएक्शन को आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कोई एसिड एक्शन करेगा किसी सॉल्ट पे। तो हमें एक चीज तो पहले ही पता है, जब कोई एसिड एक्शन करेगा किसी सॉल्ट पे और वो सॉल्ट जो जिसके ऊपर एक्शन कर रहा है वो कार्बोनेट है, तो होगा क्या, 2 बाई प्रोडक्ट तो निकलेंगे ही निकलेंगे, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये वहां पे हम सीख के आए हैं। लेकिन अगर अब क्या होगा, 2 चीजें तो निकल गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल गई। अभी निकला क्या नहीं है, अभी निकला नहीं है कैल्शियम, कहीं पे जिक्र नहीं है, यहाँ ना यहाँ पे ना यहाँ पे। तो ये कैल्शियम और क्लोरीन इन दोनों बचे हुए हैं, तो इट विल फॉर्म द सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड। तो आप बहुत बड़ी आसानी से रिएक्शंस को लिख सकते हो। जैसे अगर हम सेकेंड रिएक्शन लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एक एसिड एक्शन कर रहा है किसी सल्फाइड के ऊपर, तो 2 चीजें निकलनी जरूरी है, H2O प्लस SO2, अपने प्रीवियस उस पे टॉपिक में किया था। तो ये कैल्शियम बचा है तो वो क्लोरीन के साथ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो हमेशा जब कोई एसिड एक्शन करेगा तो 3 चीजें बनने वाली हैं, बड़े आसानी से आप याद रख सकते हो। एक सोल्ट बनेगा और वो सोल्ट बहुत आसानी से बना पाओगे आप। पहला सोल्ट का पहला रेडिकल और एसिड का बाद वाला रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सोल्ट। और बाकी 2 चीज़ें आपको याद ही हैं, जब कोई एसिड एक्शन करेगा किसी भी सल्फाइड के ऊपर, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट कर सकते हो बच्चों, ये रिएक्शन बहुत आसानी से लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 एक्सेप्शनल है, 2 एक्सेप्शनल केसेस आर हियर। एक तो ये है, आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ही कोई इनसोल्यूबल सोल्ट यहाँ पे बनेगा, फर्स्ट 3 केसेस में, कार्बोनेट के केस में, सल्फेट के केस में और सल्फाइड के केस में, अगर यहाँ पे सोल्ट जो बना है वो इनसोल्यूबल सोल्ट है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, रिएक्शन रुक जाएगी। लेकिन अगर हम केस ले नाइट्रेट का केस,
तो नाइट्रेट के केस या क्लोराइड का केस लें, अगर सॉल्ट कोई क्लोराइड है तो, अगर सॉल्ट क्लोराइड है या सॉल्ट नाइट्रेट है तब कुछ इनसॉल्युबल सॉल्ट बन सकते हैं, कि मतलब रिएक्टर प्रोडक्ट साइड एक इनसॉल्युबल सॉल्ट आएगा, ये वाला बेरियम सल्फेट, पीवी लेड सल्फेट और लेड क्लोराइड। जब ये आएगा तो रिएक्शन रुकेगी नहीं, रिएक्शन प्रोसीड करेगी, क्योंकि सॉल्ट जो है, गिवन सॉल्ट जो है वो क्लोराइड होगा या नाइट्रेट होगा। अगर वो होता कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट या सल्फाइड, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती, क्योंकि ये सॉल्ट क्या था, एक क्लोराइड था या नाइट्रेट था, तब चाहे बेशक इनसॉल्युबल सॉल्ट बने तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट जो आप करने वाले हो वो है यूजेस ऑफ एसिड्स, और बहुत इजी है यूजेस ऑफ एसिड बच्चों। जो बोरिक एसिड है, कुछ मैं कॉमन यूजेस ले लेता हूँ कुछ एसिड के। बोरिक एसिड है आईवोस या एंटीसेप्टिक में यूज होता है। सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में या विटामिन सी प्रिपरेशन में यूज होता है। ऑक्सालिक एसिड इंक स्टेन रिमूवर है, जैसे नेल पॉलिश वगैरह निकालने का काम आता है। कार्बोनिक एसिड फ्लेवरिंग ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड करता है ड्रिंक्स को। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर में यूज होता है। एसिटिक एसिड विनेगर में या कुकिंग में यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पिकलिंग में यूज होता है, क्लीनिंग ऑफ मेटल में यूज होता है। बेंजोइक एसिड इट इज यूज इन मेडिसिन, परफ्यूम्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। या निट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव में यूज होता है बच्चों। फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। आपसे पूछेंगे कैसे, वो पूछ लेंगे कि नेम द एसिड यूज इन द आईवोस, नेम द एसिड यूज इन बेकिंग पाउडर, नेम द एसिड यूज इन इंक स्ट्रेन रिमूवर, लाइक दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड।